अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो आज का टॉपिक इंतहाई सीरियस है। ये किसी के ज़िंदगी और मौत से रिलेटेड है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आप फैमिली के साथ हमारा वीडियो सुन रहे हैं और फैमिली के सारे मेंबर वो बालिग है, अडल्ट्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर छोटे बच्चे भी आपके साथ में सुन रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बच्चों के साथ में ना सुने, क्योंकि ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आएंगी, बहुत सारी जो है कानून कायदे से रिलेटेड बातें आएंगी। और जिस शख्स की मौत पर हम बात कर रहे हैं उनका नाम है अतुल सुभाष। अतुल सुभाष के ऊपर जो उनकी बीवी निकिता सिंघानिया की तरफ से आरोप लगाए गए हैं और अतुल ने अपने 1.5 घंटे के वीडियो में जो जवाबात दिए हैं उन सब का हम आज खुलासा करेंगे और तफसील से उस पर बात करेंगे। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, फिर एक मर्तबा फैमिली के सारे अडल्ट्स मेंबर तो इसको सुन सकते हैं, ये बच्चों के साथ में सुनने का वीडियो नहीं है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे देश का एक टैलेंटेड नौजवान, एक एआई इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस नौजवान ने वो कमाल दिखाया था कि उसको अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी कॉल करके एक प्रोजेक्ट जब उन्होंने रिलीज़ किया तो उनको मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया अदा किया था। और ख़ुद अतुल सुभाष के ये आखिरी जुमले हैं, क्योंकि उनका जो 1.5 घंटे का वीडियो है, मैंने पूरे ध्यान से तवज्जो से वो वीडियो आखिर तक सुना। उसमें एकदम आखिर में वो ये कहते हैं कि मेरे जैसा इंजीनियर पूरे देश के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत कम, यानी चंद उंगलियों पे आप गिन सकते हो, इतने ही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस लेवल के काम करने वाले मिलेंगे। लेकिन आज हमने अपने देश के एक टैलेंटेड नौजवान को खो दिया, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारा जो कानूनी और हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है या जो हमारा अदालती सिस्टम और निज़ाम है उसने उसको मजबूर किया उसकी अपनी जान लेने पर, जिसकी वजह से वो नौजवान आज हमारे दरमियान में नहीं है। अतुल सुभाष का जो 1.5 घंटे वाला वीडियो है, मैं समझता हूँ एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी दे दिया तो हमने कम से कम अपनी लाइफ के 1.5 घंटा उसके लिए देना चाहिए और उस वीडियो को पूरे ध्यान से तवज्जो से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आज हमारा सिस्टम, आज हमारा निज़ाम और आज हमारे यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो किस तरीक़े से फैमिलीज़ को, किस तरीक़े से ज़िंदगियों को डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो अतुल सुभाष की जो कहानी है, वो बंदा मजबूर क्यों हुआ, उसने अपनी मजबूरियां अपने उस 1.5 घंटे वाले वीडियो में जो बयान की। सबसे पहली चीज़, मैंने जो अतुल सुभाष के पूरे वीडियो का जो खुलासा है और बाद में उनके जो पिताजी है उन्होंने भी जिस चीज़ का खुलासा किया, जो फितने की जड़, जो लड़ाई की जड़ और अतुल सुभाष के ऊपर जो 498 के और इसी तरह से 8 से 9 केसेस जो किए गए, उन सब की जड़ और बुनियाद जो चीज़ बनी वो थी पैसा। पैसे से इसकी शुरुआत कैसे हुई? अतुल सुभाष वो जैसे हमारे यहाँ पे 9 to 6 जॉब करने वाला एक फॉर्मल पर्सन होता है, एक फॉर्मल इंजीनियर होता है, जिसकी बेचारे की ज़िंदगी जो है सुबह 9 से लेकर 6 तक ऑफिस में गुज़रती है, उसकी अपनी एक फैमिली होती है, वो बेचारा वक्त की पाबंदी करता है, सैलरी आ रही है, घर चल रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली का नौजवान जिसका पूरा फोकस अपने करियर पे होता है कि किस तरीक़े से मैं अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ूं, किस तरह से मेरा जो सैलरी पैकेज है वो इंक्रीज़ हो, किस तरीक़े से मैं अपने सीनियर्स को, मैं अपने बॉस को, उन लोगों को मैं इम्प्रेस्ड करूं ताकि मेरी भी तरक्की हो, मैं भी आगे बढ़ूं। बस वही उसकी भी थिंकिंग थी, वही उसकी भी सोच थी। लेकिन चूँकि वो एक टैलेंटेड नौजवान था, एक ऐसी फील्ड के अंदर उसने एजुकेशन हासिल किया था और एक ऐसी फील्ड में काम कर रहा था जिसे एआई, मतलब आज की सबसे बड़ी ज़रूरत, आज की सबसे बड़ी नीड, पूरी दुनिया में आज एआई की आवाज़ लग रही है। उस फील्ड के अंदर जॉब करने की वजह से उसका सैलरी पैकेज अच्छा था
अब आप सोचो, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जिस नौजवान से बात की, वो नौजवान का टैलेंट कैसे होगा। तो इस वजह से ऐसे नौजवानों को कंपनी अभी छोड़ना नहीं चाहती है। अतुल सुभाष की बीवी की तबीयत ख़राब हुई, यानी जो उनको बच्चा पैदा हुआ उस वक्त में जो प्रेगनेंसी का ज़माना था, उस ज़माने के अंदर अतुल सुभाष ने अपनी वालिदा को, अपनी माताजी को बुलाने की बजाय उसने ये सोचा कि बजाय मेरी माताजी के अगर मेरी सासू जी आ जाती है, यानी मेरे वाइफ की माताजी, और वो मेरे घर में 2-4 महीने रहती है, प्रेगनेंसी के ज़माने में किसी के हेल्प की ज़रूरत भी होती है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अब चूँकि माँ ही है तो बेटी अपने माँ से ज़्यादा करीब होती है, माँ से खुलकर बात करती है, इसलिए सास से थोड़ी सी झिझक होती है। तो अतुल ने अपनी माँ को बुलाने की बजाय उसने अपनी सास को जो है बेंगलुरु में बुलाया। अब अतुल जो है, पहले मैं आपको बता दूं, ये समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं, और ऐसे ही निकिता सिंघानिया ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। इनकी शादी जो हुई थी वो शादी.com के ऊपर हुई थी। शादी.com के ऊपर रिश्ता जमा जुड़ा। उसका रीज़न ये है, देखो हमारे देश में अब ज़ात है, बिरादरियां हैं, ख़ानदान है, और फिर जैसे ब्राह्मण है इस ज़ात से, तो उनके अंदर भी बहुत सारे जो है अलग अलग उनके अंदर भी शाखें बनी हुई है। तो इस तरह से उनके गोत्र होते हैं, तो अलग अलग गोत्र होते हैं, फिर गोत्र मिलना है, राशियों का मिलना है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आजकल अक्सर जो है ना यही होता है कि शादियां लोग ऑनलाइन में सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाती है कि भाई गोत्र भी मैच हो रहा है, राशियां भी मैच हो रही है, और इसी तरह से ज़ात, बिरादरी, समाज, ये सारी चीज़ें। और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान वगैरह, ये सारे इलाक़ों में, हरियाणा वगैरह में जो है ना, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ख़तरनाक लेवल पर, ज़ात बिरादरी मतलब वो इलाक़े के अंदर इतनी ख़तरनाक लेवल पे शादी ब्याह वगैरह के अंदर देखी जाती है कि अक्सर वहाँ पे मर्डर हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, अगर इस बिरादरी या इस ज़ात की लड़की ने दूसरे ज़ात और दूसरे बिरादरी में शादी कर ली। तो इस वजह से अब एक सामाजिक दबाव भी होता है। इस वजह से जो है शादी.com के ऊपर सारी चीज़ें सामने आ जाती है। ऐसे ही उन लोगों ने भी अपना रिश्ता जो है तलाश किया, अच्छी तरह से दोनों के माँ बाप ने एक दूसरे को जांचा परखा, उनके जो राशियाँ थी, गोत्र थे, ज़ात थी, बिरादरी, वो सब देखने के बाद शादी उनकी हो गई थी। लेकिन अतुल सुभाष चूँकि बेंगलुरु में जॉब करते थे, तो अतुल सुभाष की उन्होंने अपनी सासू जी को जौनपुर से बेंगलुरु बुलाई, और बेंगलुरु बुलाने के बाद में उनकी सासू जी जब उनके घर पे रहने लगी, तब ही जब सासू जी ने देखी कि दामाद की मोटी कमाई है, दामाद की सैलरी भी अच्छी है, अब सासू जी दामाद से ये कहने लगी कि दामाद जी, आप जितना महीने को कमाते हैं, अगर आप 1 महीने की तनख्वाह, 1 महीने की सैलरी भी हमारे यहाँ जौनपुर में किसी दुकान में लगवा देते हैं, कोई कारोबार में लगवा देते हैं ना, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। इसलिए सासू जी ने दामाद जी से ये कहा कि मेरे बेटे को, यानी दामाद जी के साले को, आप 3 लाख रुपये कर्ज़ दे दीजिए, उधार दे दीजिए। अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे सर्दी बहुत पड़ती है, तो वो कंबल है, स्वेटर है, जैकेट्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें लाकर उसका कारोबार करेंगे, आपको भी प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे। अब दामाद जो है उन्होंने बोले, भाई देखो क्या होता है ना, आदमी ये चाहता है कि चलो पैसे की वजह से अपने आपस में मन मुटाव क्यों, पैसे की वजह से रिश्तेदारियों के अंदर दरार क्यों। उसने सोचा 3 लाख रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं। अब क्योंकि वो बड़े इंजीनियर थे, उनका सैलरी पैकेज भी अच्छा था, उन्होंने उठाकर अपनी सासू जी को 3 लाख दिए। फिर सासू जी ने, लालच उनका बढ़ता गया, और इस तरह से वो अमाउंट जो है एक टाइम पे 18 से 19 लाख रुपये तक पहुंच गया। अब 18 से 19 लाख रुपये ये उनसे ऐंठते गए, और जब वो पैसे, अब जो झगड़े की जड़ है, ये बाकी चीज़ें तो सब, ये जो है ना एक के ऊपर एक इल्ज़ाम है ये तो, यानी अतुल सुभाष पे जो इल्ज़ाम लगाए उनकी बीवी की तरफ से कि उन्होंने अननेचुरल सेक्स का डिमांड किए थे, ये सब जो है ना, चूँकि मैं आपको बताऊं, इंडिया में जो है बहुत सारे लोग वो कैरेक्टर लेस होते हैं, कैरेक्टर लेस, जिनका चरित्र नहीं होता है, उनको चरित्रहीन कहते हैं। मैं ऐसे लोगों को मेरी मोटी ज़ुबान में गंदी नाली के गंदे कीड़े कहता हूँ।
तो ऐसे जो कुछ लोग जो चरित्रहीन होते हैं, कैरेक्टरलेस होते हैं, गंदी नाली के गंदे कीड़े होते हैं, तो उनका अगर आपसे झगड़ा किसी दूसरे एक मामले में हो गया तो डायरेक्ट आपके चरित्र के ऊपर जो है ना कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। तो ये जो गंदी नाली के गंदे कीड़े होते हैं, तो इनकी परवरिश और इनकी तालीम तरबियत ये सब गंदी नाली के गंदे माहौल में हुई होती है, तो वो सारे लोगों को वैसा ही समझते हैं। ऐसा ही अतुल सुभाष के साथ में भी हुआ, जो उसकी बीवी ने, अब झगड़े की शुरुआत आप देखो कहाँ से हुई। जब अतुल सुभाष ने जो 18 से 19 लाख रुपये इनको दे दिया था, उसने जब डिमांड किया, भाई मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए, मुझे तुम लोगों ने जो नफ़ा कमाए, प्रॉफिट कमाए, धंधा जमाए, वो सब तुम रख लो, मेरा जो मुद्दल है कम से कम मुझे वो वापस दे दो। अब उस बात पे से सासू जी और दामाद के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, तेरी मेरी शुरू हो गई। साले और भाईजान के दरमियान में, या जो जीजा जी है उनके दरमियान में आपस में बहस व मुबाहिसा शुरू हुआ। तो ये जो बीवी थी उनकी, उसने कहा कि तुम मेरे भाई को ऐसा सता रहे हो, मेरी माँ से पैसे का डिमांड कर रहे हो। अब बीवी जो थी वो अपनी माँ और अपने भाई के साथ में जाके खड़ी हो गई, और इन लोगों ने कहा कि ठीक है, तुझे हम बताते हैं, तुझे तेरे पैसे चाहिए ना, अब हम तुझे बताते हैं। उसके बाद जाकर वो फैमिली ने अतुल सुभाष के ऊपर इस तरह का केस किया, 498A का, दहेज पड़ताड़। हालांकि उसी के 19 लाख रुपये इन लोगों ने ले लिए, और उसी के ऊपर डाउरी का जो केस था, और डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस था, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अतुल सुभाष के ऊपर उन्होंने लगाई। और उसी में ये बहुत सारे, जो मैंने कहा ना, गंदी नाली के गंदे कीड़े, जो चरित्रहीन और कैरेक्टरलेस लोग होते हैं, फिर वो कैरेक्टर के ऊपर क्या करते हैं, बोले उसने अननेचुरल सेक्स की मांग की थी। तो अतुल सुभाष ने उसका खुलासा किया। उन्होंने कहा, भाई बोले अननेचुरल सेक्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, यहाँ तो नेचुरल सेक्स के ही वांदे थे। बोले उसका रीज़न ये था कि वो जो निकिता थी वो 6-6 महीने नहाती नहीं थी। ये अतुल सुभाष के जुमले हैं। अगर आप वो 1.5 घंटे वाला वीडियो सुनोगे तो उसके अंदर ऐसा बताया उन्होंने, वो 6-6 महीने नहीं नहाती थी, वो अपने बगल के बाल नहीं निकालती थी, वो और जगहों के भी बाल नहीं निकालती थी। तो वो बाल जो है इतने बड़े बड़े, इतने लंबे लंबे हो गए हुए थे, जैसे झिपोटिया होती है, सर के बाल होते हैं, वैसे बगल के बाल ऐसे लटक गए हुए थे। ये अतुल सुभाष के जुमले हैं। बोले वो औरत इतनी गंदी थी, वो गंदगी, वो बदबू की वजह से मुझे उसके बाजू सोना, मतलब मेरा नेचुरल सेक्स करने को भी दिल नहीं करता था। और फिर वो गंदी औरत जो है ना, उसको गंदे गंदे शौक भी थे कि अतुल सुभाष की जो बगल है वो उसमें मुंडी डाल के उसको चाटा करती थी। ये जुमले हैं अतुल सुभाष के, मतलब उसको गंदी चीज़ें पसंद थी, वो गंदी औरत थी। और वो अतुल सुभाष से डिमांड किया करती थी कि वो इसकी करे, या उसके साथ में जो है उस तरह का, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है अंग्रेज़ी, यूरोपियन, अमेरिकन कल्चर देख के, तो उनको ये लगता है। तो अतुल सुभाष का जो है वो, उसने कहा कि मैं उस टाइप का गंदा इंसान नहीं हूँ कि आपने 6-6 महीने से अपने बाल निकाले हुए नहीं हैं, और आप जो है एकदम गंदे हैं, 6 महीने से नहाया हुआ नहीं है, बदबू मार रही है, मैं सोता भी थोड़ा दूर था। बोले तो यहाँ अननेचुरल सेक्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मैंने नेचुरल सेक्स भी नहीं करता था उस औरत के साथ में। ये अतुल सुभाष के जुमले हैं। तो क्या होता है ना हमारे देश में, मैंने जैसे आपको कहा ना, जो कैरेक्टरलेस लोग होते हैं वो खुद गंदी नाली के गटर में ऐसे डुबकियां मारते रहते हैं, उनके बगल के बाल ऐसे पूरे निकल रहे हैं और पायचे से बाहर निकल रहे हैं उनके ज़ेरे नाफ के बाल, लेकिन वो दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के उसने अतुल सुभाष के ऊपर ये ब्लेम किया। उसके बाद आगे भी जो अतुल सुभाष के ऊपर इल्ज़ामात लगाए इन लोगों ने कि उसने पैसे का डिमांड किया। अरे पैसे का वो डिमांड किया जो तुमने उससे 19 लाख रुपये लिए हुए थे, वही पैसे वो मांग रहा था, और वही रिकॉर्डिंग इन्होंने अपने पास में रखे। वो अपना कर्ज मांग रहा है, इनसे उधारी मांग रहा है। और उसके बाद जो है फिर अतुल सुभाष पे जब ये सारे केसेस हुए, तो देखो कानूनी एतबार से हमारे देश के अंदर देखो कानून, अब मैं बहुत ध्यान से सुनो आप, ये हमारे देश के अंदर जितने भी जो एक्ट है, ये एक्ट जैसे हमारे यहाँ पे 302, 307 और जो है 498A, जो जितने भी जो है ना, ये जितने भी हमारे यहाँ पे कलम लगाई जाती है, आपको मालूम है इसके बारे में
ये किस ज़माने से चलते आ रहा है? ये अंग्रेज़ों के ज़माने के पूरे कायदे कानून हैं। अंग्रेज़ों ने आज से 150 साल 200 साल पहले, यानी जब भी अंग्रेज़ आए थे, जब उन्होंने यहाँ पे की धाराएं जो लगाई थी, तो वो सारी जो धाराएं थी ये अंग्रेज़ों के ज़माने की हैं। अंग्रेज़ों ने उस ज़माने में ये पूरे कानून, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये सेम कानून जितने भी अंग्रेज़ों के मुल्क थे उसे कॉमनवेल्थ कहते हैं। अंग्रेज़ जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी ना, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, और अफ्रीका के भी और बहुत सारे ऐसे 2-4 मुल्क हैं, नाइजीरिया वगैरह, कॉमनवेल्थ कहते हैं उसको, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी। अंग्रेज़ों के सारे मुल्कों में ये सेम टू सेम धाराएं लगी हुई है। वही धाराएं आज तक हमारे यहाँ पे चलते आ रही है, वही सिस्टम, वही निज़ाम। क्या निज़ाम? अभी देखो कितनी, यानी अरे भाई, आप जब 498 का ए का केस ले रहे हो तो अतुल सुभाष ने बताया अपने वीडियो में कि उसके कुछ रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, उनका भी नाम उसके अंदर डाला गया। अब आप सोचो, जब आप किसी के अगेंस्ट में एक कंप्लेन ले रहे हो तो वो लेने वालों का भी ये काम है, वो पहले इस चीज़ की जांच करे, तहकीक करे कि भाई जिसका हम नाम लिख रहे हैं उनको बरसों हो चुके हैं इंडिया में आके, वो इंडिया में कभी आए ही नहीं है कितने सालों से, उनका भी नाम उसके अंदर डाला हुआ है। तो हमारे यहाँ पे देखो, पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे किसी से फिरौती मांगना है और एक्सटॉर्शन का मनी मांगना है, एक्सटॉर्शन मनी जिसे कहते हैं, तो वो क्या करते थे, अपहरण कर लेते थे, और अपहरण करने के बाद लोगों से फिरौती मांगते थे। 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, 5 करोड़ रुपये दो, तब जाके एक्सटॉर्शन मनी जब मिलता था उसके बाद तबरेज़ आलम साहब जो है वो लोगों को छोड़ते थे। लेकिन अब हमारे ज़माने में क्या हो गया है, लोगों को एक्सटॉर्शन मनी जो है लीगल तरीके से मांगो। लीगल, अब लीगल तरीका क्या है, किसी को इस तरीके से जो है, इस तरीके से उसको मेंटली हरास करो, इस तरीके से 498 के नाम पे लोगों से पैसे मांगो, इस तरीके से मेंटली लोगों को हरास करो। अब देखो, इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो अतुल सुभाष के जैसे सुलझे हुए लोग, क्योंकि वो बेचारा एआई इंजीनियर था, उसने अपनी जान दे दिया, पैसे देने को भी तैयार हुआ 1 करोड़ रुपये। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में ये कहा कि खुद जो जज थी वो उस पार्टी के साथ में मिली हुई थी, और जज ने उनसे कहा कि बजाय 1 करोड़ के 3 करोड़ की मांग करो। बोले, जब अतुल सुभाष 1 करोड़ देने के लिए तैयार हुआ तो जज ने उनसे कहा 3 करोड़ की तुम डिमांड करो, और जब उन्होंने 3 करोड़ की डिमांड की तो जज ने अतुल सुभाष से ये कहा, जब तुम 1 करोड़ दे सकते हो तो 3 करोड़ क्यों नहीं दे सकते? तुम दे सकते होंगे, बोले, इसीलिए तो ये लोग 3 करोड़ मांग रहे हैं, तो एक काम करो, 5 लाख रुपये मुझे दे दो। ये जुमले हैं अतुल सुभाष के अपने वीडियो के अंदर। उसने कहा कि मैं तो हिल गया, मेरे नीचे की तो ज़मीन निकल गई जब खुद जज मेरे से सामने से पैसे की डिमांड करने लगी और मेरे से ये कहने लगी कि 5 लाख मुझे दे दो, मैं तुम्हारे दरमियान में समझौता करा देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो 1.5 घंटे वाला वीडियो अगर देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो होता क्या है पता है आपको, अतुल सुभाष के जैसे पढ़े लिखे लोग, जिनको अपने करियर की, जिनको अपने फैमिली की, जिनको अपने स्टेटस की फिक्र होती है, वो लोग क्या करते हैं, वो क्रिमिनल नहीं होते हैं, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होते हैं, वो कानून का सम्मान करते हैं। इसलिए अतुल सुभाष ने खुद की जान दे दिया ताकि उसके माँ बाप ये एक्सटॉर्शन से बचे, उसके माँ बाप ये मेंटली हरासमेंट से बचे, और वो बेचारा जो है इस दुनिया से चला गया। लेकिन जो सरफिरे लोग होते हैं, अभी इसी पूना शहर के अंदर एक एरिया है कातरज, पुणे को, कोंडवा को लगा हुआ है, जहाँ पे मैं रहता हूँ। ये कोंडवा से करीब में कातरज एक एरिया है। आज से कुछ साल पहले ये न्यूज़ मैंने खुद पढ़ा था मराठी न्यूज़पेपर के अंदर। एक आदमी ने ऐसे ही उसके बीवी के साथ में झगड़ा चल रहा था, उसकी मुंडी काट दिया उसने, बैगन के जैसी, गाजर के जैसी ऐसी मुंडी काटा, और उसके जो बाल रहते सिर पे के वो पकड़ के रोड से चलते हुए खुद पुलिस स्टेशन में पहुंचा और पुलिस के टेबल पे ले जाके उसने मुंडी रख दिया। उसने बोला ऐसे भी मेरे को जेल में जाने का ही था, चलो अब यही करके मैं चले जाता हूं, बोले जेल में, ताकि मेरे को जेल में जाने के बाद इस चीज का सुकून हो कि भाई जिसकी वजह से मैं जेल में आया हूं, यानी जो मुझे जेल में पहुंचा रही थी,
अब उसका ही मैंने खातिमा कर दिया। लेकिन सर फिरे लोग इस तरीके का भी काम करते हैं, इस देश में ऐसे भी लोग मौजूद हैं। तो अतुल सुभाष के साथ में जो भी वाकया पेश आया, जो भी बेचारे के साथ में मामला हुआ, मुझे बड़ा अफसोस है उसका। हम उसके पूरे फैमिली के साथ में पूरी तरह से जो है सांत्वना रखते हैं। हमको उनके पूरी फैमिली के साथ पूरी हमदर्दी है। लेकिन इसमें नुकसान किसका होता है 498 के केसेस में? बहुत ध्यान से सुनो आप, और किन लोगों की वजह से ये केसेस होते हैं। आप अगर अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहते हो, ये सारे फितने फसाद से बचाना चाहते हो, हमेशा एक चीज याद रखो। क्या होता है ना, असल लड़ाई झगड़े, अभी देखो अतुल सुभाष के पूरे केस में जो झगड़े की शुरुआत है वो उसकी सास बनी। यानी ये जुमले खुद अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में भी कहा, उसके पिताजी ने भी कहे कि सबसे बड़ी गलती यह हुई कि उसने अपनी सास को अपने घर में लाके रखा, और उसने जब देखी कि दामाद बहुत कमाते हैं तो उसने उसके सामने प्रपोजल रखी बिजनेस का, कारोबार का। सारे फितने की जड़। हालांकि मियाँ बीवी में अभी तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, बाहर वालों की वजह से लड़ाई झगड़े हुए। और हमारे समाज में यही होता है। अगर आप 498 के केसेस जाकर देखोगे ना, आप किसी भी कोर्ट में चले जाओ, वहां पे आपको औरतें जो है झाड़ों के नीचे, दीवार के बाजू, इधर उधर, सब वहीं पे सबसे ज्यादा केसेस यही चलते रहते हैं। अब आप किसी से भी जाके पूछो, बोलना आपने ये केस क्यों करे, तो आपको यही पता चलेगा कि किसी को उसके माँ बाप ने बोले होंगे, बेटी इनको तो ऐसा अपन, इनको ऐसा झुकाएंगे, इनको ऐसा कर देंगे, इनको वैसा कर देंगे, इनको बर्बाद कर देंगे। चचा ने बोले हुए होंगे, मामू ने बोले हुए होंगे, खालू ने बोले हुए होंगे, भाईजान ने बोले हुए होंगे। कोई ना कोई बाहर वाला ही होगा, अंदर वाला नहीं होगा। और मियाँ बीवी जो है, अब मैं आपको बताता हूं कि मैं दूल्हा दुल्हन जो कोर्स पढ़ाता था, अच्छा मैं ये भी बीच में बोल दूं, मेरी सारे लोगों से, जितने भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पे एक दूल्हा दुल्हन कोर्स है। वो पूरा कोर्स, उसके 43 वीडियो है, 43 वीडियोस, पहले नंबर से 43 तक सब देखो। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात समाज धर्म से ताल्लुक रखते हो, वो सारे वीडियोस देखने से आपको पता चलेगा कि हमारी फैमिली लाइफ कैसे होना चाहिए, हमारी मुआशरती ज़िंदगी कैसे होना चाहिए। वो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। आपके बहुत से मसले मसाइल हल हो जाएंगे वो वीडियोस देख के। बहुत से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मैं जब वो कोर्स ऑनलाइन पढ़ाता था, उस टाइम पे मेरी एक स्टूडेंट थी जो पूना की ही रहने वाली है, एक एरिया की। वो एरिया में मैं एक ज़माने में इमामत भी करता था। मैंने बहुत सालों तक वहाँ पे इमामत किया। उसी एरिया की थी मेरी वो स्टूडेंट। उसने मुझे मैसेज की एक दिन सबक होने के बाद में। मैंने वो सबक में बताया था कि देखो, अक्सर लड़ाई झगड़े की बुनियाद जो है ना, ये शो ऑफ, ये दिखावा शादी ब्याह में, और लड़का लड़की की माँ दोनों झगड़ते रहते हैं और मियाँ बीवी में आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो लड़की ने मुझे मैसेज की, मेरी स्टूडेंट ने, और उसने उसके अंदर लिखी कि मुफ्ती साहब, आज जो आपने सबक में बताई, मेरा मसला सेम टू सेम है। बोले मेरी वालिदा और मेरे हस्बैंड की वालिदा दोनों के बीच में शादी के मैदान में या शादी के पिंडाल में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था किसी मसले को लेकर, कि तुमने मेरी बहन को रिस्पेक्ट नहीं दिए, बहन के बाप को रिस्पेक्ट नहीं दिए, उसके बाप के बाप को रिस्पेक्ट नहीं दिए, उसको सलाम नहीं किए, ये नहीं, ये बहुत मामूली छोटी बातों पे से उनमें कुछ झगड़े हो गए। और वो झगड़े होने के बाद में, वो झगड़ों की वजह से मेरी माँ जो है तब से लेके इन लोगों पे नाराज थी और कुछ ना कुछ फितने फसाद की जड़ निकालते रहती थी। अभी थोड़ी सी बात के ऊपर वापस कुछ मसला हो गया, उसने मुझे घर पे बिठा दी, और मुझे घर पे बिठाने के बाद में ज़बरदस्ती मेरे से सिग्नेचर और दस्तखत करा के ली, और मेरे शोहर पे, उसके माँ बाप पे, उसके भाई बहनों सबके ऊपर उसने डाउरी का, जहेज का, ये 498A का जो केस है वो उसने कर दी। अब वो रो के मुझे लिखने बोलने लगी कि मेरी आंखों में बोले अभी आंसू है, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे हस्बैंड और मैं हर 2-4 दिन में हम मुलाकात करते हैं, यानी मिलते हैं। मियाँ बीवी है बेचारे, उनमें तो आपस में मोहब्बत रहने ही वाली, और हम दोनों मिलके जो है इस चीज के ऊपर अफसोस करते हैं कि हमको ऐसे माँ बाप क्यों मिले। उनको औलाद की खुशी से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई औलाद जो है नाफरमान क्यों होती है, वो नाफरमान नहीं होती है।
सबकी औलाद फर्माबरदार ही होती है, मसला माँ बाप के करतूत का होता है। ये बुढ़ों को और ये बुढ़ियों को बहुत कंड होता है झगड़ों का, इनको बहुत खुजली होती है। दामाद ने मेरे भाई को सलाम नहीं किया, उसके बाप को सलाम नहीं किया, उन्होंने दालचा ऐसा बना दिए थे, उन्होंने खाना वैसा बनाए, हमारे मेहमानों को खाना कम पड़ गया, तुमने लुंगी ऐसी उड़ा दी, उसको टॉवेल वैसा उड़ा दिए, उसको साड़ी नहीं दिए, उसको पैजामा नहीं दिए, उसको पैजामा दिए तो उस पर नाड़ा नहीं दिए। ये मसलों को लेके जो लड़ाई झगड़े चलते हैं ना, उसकी वजह से घर बर्बाद होते हैं, टूटते हैं। लेकिन जो लड़का लड़की समझदार होते हैं, बाद में ऐसा ही हुआ। मैंने मेरी शागिर्दा को मशवरा दिया, तुम दोनों मियाँ बीवी मिलके आओ, मैं बोला मेरे पास में एक दिन मिलने के लिए। वो आए, मैंने कहा सीधा सीधा एक घर लो किराए से, नहीं तो मैं तुमको किराए से ढूंढ के देता हूँ यहाँ पे। अपनी नई फैमिली, नया घर आबाद करो। ये पुराने जो खोड़ है माँ बाप और बुढ़े और डंगरे और कठालिया बैल, ये पागल हो गए हुए हैं अपने आपस के दुश्मनियों के अंदर। इनको औलाद की खुशी से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग अपनी जिंदगी शुरू करो और अपना नया घर यहाँ पे आबाद करो, कोई मसला नहीं है। ये बुढ़े बाढ़ी अगर आए घर को, इनको चाय पिलाओ, खाना खिलाओ और जी पे लात मार के हकाल दो बाद में, चलो निकलो बोलना यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है, क्योंकि तुमने हमारे जिंदगियों को बर्बाद करे। ये प्रॉब्लम है हमारे समाज का। मैंने खुद उनके लिए जो है घर देखना, मेरे जो पहचानत में एजेंट है 2-4, वहीं बैठे बैठे मैंने फोन लगाया। मैं बोला भाई हमारे शागिर्द है, शागिर्दा है, शादीशुदा है माशाअल्लाह, पूरे 5,000 के मजमे में निकाह हुआ है उनका, ऐसा कुछ मसला नहीं है, तुम उनके लिए घर देखो। वजह है उसकी। तो ऐसे से औलादे क्या होती है, वो देखती है बुढ़ा बुढ़ी के ही सवारियां ठंडे नहीं हो रहे अभी तक। तो फितने की जो जड़ है, तो इससे मेरा जो दूल्हा दुल्हन कोर्स है, पहले तो वो देखो। और दूसरी चीज, जो लोग भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, खास तौर पे हस्बैंड वाइफ, वो अपने दिमाग को हमेशा ये सोचो, भाई बीवी को शोहर के साथ पूरी जिंदगी गुजारना है, शोहर को बीवी के साथ, दोनों के लिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने क्या कहा, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है, और दोनों के आपस में जो है एक दूसरे के नरमी के लिए, एक दूसरे की रहमत के लिए, एक दूसरे को सुकून पहुंचाने के लिए, इसके लिए बनाया है। तो दोनों की मेंटालिटी सेट होना चाहिए। इसीलिए आप देखो कि जिन समाजों में और जिन घरों में, अब जैसा मैं ससुरा भी हूं, मैं जो आपके सामने इतना प्रवचन दे रहा हूं, मैं भी एक ससुर हूं, लेकिन मैंने मेरे बहुओं को, मेरे बेटों को पूरा फ्रीडम दिया। आप सोचो, मैंने घर इसीलिए लिया ताकि मेरे बेटों को, मेरी बहुओं को, मेरे आने वाले पोतरे नवासे बच्चों को जो है ना, उनको तकलीफ ना हो, वो मेरी नज़रों के सामने रहे, और हर एक को अपना सेपरेट घर हो, उस घर के अंदर उनकी अपनी लाइफ वो जिए, उनको पूरा फ्रीडम, पूरी आज़ादी। मैं खुद मेरे बच्चों को वीकेंड के ऊपर कभी ऐसे टाइम पे मैं खुद उनको ये कहता हूँ, भाई तुम्हारी फैमिली के साथ बाहर जाओ लंच डिनर के लिए, तुम अपनी लाइफ को चिल करो बाहर जाके, कभी एक आध दिन महाबलेश्वर जाके आ जाओ, कभी एक आधे दिन जो है लोनावाला जाके आओ, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, लगे तो पैसे मैं देता हूँ। क्यों? उनकी जिंदगी है। आप कौन होते हैं उनकी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले? और हमारे यहाँ हाल ये है, मैं एक दिन एक रास्ते से गुजर रहा था मोटरसाइकिल पे, यानी मस्जिद से आ रहा था मैं नमाज पढ़ा के, मुझे रास्ते में एक हमारे मुफ्ती साहब मिले, मेरे पहचानत वाले। बोले यार मुझे घर तक छोड़ते क्या? मैं बोला ठीक है छोड़ देता आपको, बैठे हो मेरी बाइक में। रास्ते में एक मिठाई की दुकान आई, बोले गाड़ी रोको। मैं बोला रोक दिया गाड़ी। वो अंदर गए, उन्होंने कैडबरी चॉकलेट लाया इतना बड़ा, और लाने के बाद में ये बटन खोलने लगे, और ये जो बनियन है उसके अंदर उन्होंने वो कैडबरी चॉकलेट डाले। मैं बोला यार मुफ्ती साहब, लोग जेब में कैडबरी चॉकलेट लेके जाते हैं, ये नया जेब आपने निकाले, इसका आविष्कार किया? मैं बोला आपने? बोले ये आविष्कार इसलिए करना पड़ा क्योंकि घर में जाते ही हमारी वालिदा जो है ना, जेब चापलती, ऐसे जेबों को देखती, बोले हाथ लगा के, जोरू के वास्ते कुछ प्राइवेट में तो नहीं लेके आया, बोले उसको कमरे में खिलाने के लिए। अब मुझे आप बताओ, जब तुम्हारी मानसिकता और मेंटालिटी ऐसी रहेगी, तो वो बहू के दिल में तुम्हारी खिदमत का जज्बा क्यों रहेगा? मुझे बताओ ना, ऐसी सास, जालिम सास अगर रहेगी, भाई तू है कौन? बहुत मैं जिम्मेदारी से ये जुमले बोल रहा हूं, भाई तू है कौन? वो तेरे बाप की नौकरानी नहीं है,
वो तेरे बाप की गुलाम नहीं है। जो किसी की बहन बेटी तेरे घर में आई है उसको रिस्पेक्ट दो। वो जिसकी बीवी है उसको कुरान ने हुक्म दिया कि वो अपने बीवी के साथ में जो है हुस्न सुलूक करे, प्यार करे, मोहब्बत करे, उसके लिए मिठाई लाए, चॉकलेट लाए, वो जो भी लाता है अपने बीवी के लिए लेकर आए। ये माँ बाप कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? और यही माँ बाप के इंटरफेयर की वजह से ही ये सारे घर टूटते हैं। तो इसके लिए जो भी मियाँ बीवी है ना, वो अपनी लाइफ को देखे, वो अपनी फैमिली को देखे, वो अपना सोचे कि भाई हमारी अपनी लाइफ को हमको जो है लेकर चलना है। एक सबक तो अतुल सुभाष के ये पूरे वाकये से हमको ये मिलता है। और दूसरा सबक, अब माँ बाप के झगड़े हुए, जिंदगी किसकी खराब होती है? बच्चों की। वो जो बच्चे होते हैं ना, वो मेंटली जो है ना, वो बच्चे कमजोर होते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। और जो माँ बाप अपने बेटियों की या अपने बेटों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, तो वो माँ बाप कब्रों में चले जाते हैं। और यहाँ तारीख पे तारीख चलते रहती है। मैं गवाह हूं इस चीजों का, मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात बोल रहा हूं। ऐसे माँ बाप, ऐसे चचा, ऐसे मामू वो कब्रों में चले जाते हैं। और उनके कब्रों में जाने के बाद ये तारीख पे तारीख चलते रहती है। और वो जो बच्चे रहते ना, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। मेरे एक दोस्त है इमाम साहब, वो उनके किसी रिश्तेदार का कुछ उसके बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसके ससुराल वालों ने वो इमाम साहब का भी 498 में नाम डाल दिए। तो मैंने वो इमाम साहब से कहा, मैं बोला यार वो तुम्हारे रिश्तेदार के वो जो बच्चे हैं, तुम कभी मिलते क्यों नहीं उनको? तो उनकी भी जिम्मेदारी है तुम्हारी तरफ। तो वो इमाम साहब बोलने लगे, बोले मुफ्ती साहब अभी मैं क्या बोलूं, मैं तो चाहता हूं बोले मेरे वो रिश्तेदार के बच्चों को मैं उनके साथ प्यार मोहब्बत हुस्न सुलूक का मुआमला करूं, लेकिन उनका जो नाना है ना, वो एक नंबर का हराम खोर है बोले। उसने जबरदस्ती, आप सोचो मैं कभी उनके घर को नहीं गया, मेरा भी नाम डाला बोले उन्हें। अब अगर मैं हुस्न सुलूक करूंगा तो मेरे ऊपर और एक आधा केस कर देंगे वो कि मेरे नवासों को जो है ये किडनैप करने को आया था बोल के। कुछ भी कर सकता बोले वो पागल बुढ़ा। तुम हुस्न सुलूक करने को जाएंगे, वो तुम्हारे ऊपर एक्सटॉर्शन का केस कर देंगे फिर। तो ऐसे भी मसले हैं हमारे देश के अंदर। तो अतुल सुभाष के केस से यही सबक मिलता है, बाद में वो बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए मैं तमाम नौजवानों को बस आखिरी में यही नसीहत दूंगा कि देखो, आप अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का, मियाँ बीवी खास तौर पे प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट दो एक दूसरे को, अपनी जिंदगी का सोचो। चलिए, तो अब मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।